नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेकफास्ट कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिला। बाजार की शुरुआत मजबूत हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पाया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी 9600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। क्लोजिंग पर सेंसेक्स 52 अंक और निफ्टी 11 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टोरली देखें तो रियल एस्टेट, मिड कैप, पीएसयू बैंक्स और कैपिटल गुड्स शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा टेक्सटाइल और साथ ही ब्रोकिंग कंपनियों के शेयरों में अच्छी बाइंग थी। वहीं मेटल और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। बाजार की नजर अब फेड के फैसले पर होगी। यूएस में ब्याज दरें बढ़ने की 99.6% संभावना है। ऐसे में बाजार कल किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आज के एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो एफआईज की तरफ से लगभग 161 करोड़ की कैश में बिकवाली रही। वहीं डीआईएस की तरफ से 71 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स अभी कहां दाव लगा रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। The problem is that for this bull trend to maintain, we need a correction so that, a lot of people who have not participated in the market, they can get in. And in terms of liquidity, a lot of money is available for investments. And as far as India is concerned, medium to long term, everybody is bullish about the growth and earnings. Only some short term, we might see some disappointments in earnings. And that might lead to some, correction. A correction could be anything between 5% to 10% considered a very healthy correction. I am talking about PSU banks. They will look attractive. They are attractive at some of these banks even today's price levels. And the metals, of course, is another sector where we could see, change in sentiments already happened. And maybe the auto sector is another consumer, durables, where we can see uptick in growth, and these are the sectors I think we will probably would like to invest, but we are already invested in India. So राइट, तो कई सेक्टर्स यहाँ पर एक्सपर्ट ने बताए। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल और साथ ही मेटल स्पेस अच्छी थीम्स रह सकते हैं और साथ ही सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स पर भी निवेश किया जा सकता है। आज के एक्सपर्ट रेलिका सिक्योरिटी से अजीत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग अजीत। मार्केट्स में आज देखा जाए तो मोरलेस एक दायरे में कारोबार और आखिरी एक घंटे में मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन कल के लिए क्योंकि एफओएमसी की बैठक खत्म होगी और उसके बाद जो मिनट्स आएंगे उस पर डेफिनेटली बाजार की नजर होगी। और जहां तक संभावनाएं की बात है तो काफी हद तक पिछली मीटिंग में भी मिनट्स जो थे और जो इस तरह का डायरेक्शन था कि बढ़ोतरी हो सकती है, यानी 0.25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, इसी तरह का अनुमान है। बाजार इसको किस तरह से लेगा और क्या आपको लगता है कि पहले ही फैक्टर इन कर लिया है मार्केट ने, ज्यादा कोई रिएक्शन इसका नहीं होने वाला? क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा खबरें, खासतौर पर बैंक्स को लेकर, जिस तरह से रोज हम सुन रहे हैं आरबीआई की तरफ से कोई ना कोई डायरेक्टिव आ रहा है और नए नए बैंक्स, ज्यादा बैंक्स की सूची अब सामने आ रही है। शुक्रिया पल्लवी। नो डाउट, देखिए एफओएमसी की मीट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पे कि 25 बेसिस पॉइंट का हाइक ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है मार्केट ने। वही एंटिसिपेटेड है, जैसे कि आपने बताया कि मेजॉरिटी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट हाइक होगा। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए क्लूज ओवरऑल जो डोमेस्टिक पॉजिटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल में कुछ भी नेगेटिव थोड़ा बहुत आता भी है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह रहेगा। ये एक 6th कॉन्जिक्यूटिव मंथ है जहाँ पे कि इंडेक्स अभी भी हायर लेवल्स को होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट 9600 के लेवल्स को, मतलब प्राइस वाइज हमने कुछ खास करेक्शन देखा नहीं है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन है कि बायस पॉजिटिव है, हर डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है और इनफैक्ट इंडेक्स मेजर्स वहाँ पे काफ़ी अच्छी रोटेशनल बाइंग है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी डिप कोई मिलता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। मोमेंटम जो करंट मोमेंटम है उसके लिए 9550 मेरे हिसाब से काफ़ी क्रूशियल लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो नो डाउट शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है। इंडेक्स करीब 9400 तक के लेवल्स के लिए डिक्लाइन दिखा सकता है। बट ओवरऑल मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हर डिप पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और ज़्यादातर फोकस करें इंडेक्स मेजर्स पर। तो जो हैवी वेट्स है वहां पर रुझान अच्छा रह सकता है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं और एक्सपर्ट को लगता है कि 9550 ये एक सारा निफ्टी का जो अहम सपोर्ट बना रहेगा। आप भी किसी सवाल आपको पूछना चाहते हैं, किसी शेयर पर रणनीति बनाना चाहते हैं तो तरीका आपको बता दें। आप हमें टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करिए, अजीत आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें जुड़ सकते हैं हमसे, फेसबुक पर भी आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे और इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ अनूप है कोलकाता से। गुड इवनिंग अनूप, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई, लेकिन अनूप का क्वेश्चन हमें मैसेज के जरिए भी आया है। एंड कोल इंडिया को लेकर ये जानना चाहते हैं, वन ऑफ द अंडर परफॉर्मेंस कह सकते हैं जीत। कोल इंडिया 295 के लेवल्स की खरीदे और काफी नुकसान हो गया, 256 पर आज ये क्लोज हुआ है। क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से?
एकदम सही कहा पल्लवी आपने कि एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, कहीं पे भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला नहीं है। इनफैक्ट मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है और ये 52 वीक्स लो पीरियड कर रहा है, तो हर चीज़ इसके अगेंस्ट जा रही है। बट एक चीज़ है कि जिस तरीके से डिक्लाइन आया है, ओवरसोल्ड पोजीशंस हैं, तो करंट लेवल्स पे मैं इनको ऑफलोड करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं कहूँगा कोई भी एक रीबाउंड का यूज़ करें, क्लोजर टू अराउंड 275 280 के लेवल्स दिखते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली इस पोजीशन से एग्जिट करें। और अंडर परफॉर्मिंग काउंटर जहाँ की मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं हो, उन काउंटर्स को अवॉइड करें, चाहे वो 52 वीक्स लो बना रहे हैं या फिर किसी भी रीजन से इनमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा हो। ऑलराइट, तो एक तरफ जहां बाजार रिकॉर्ड हाइस पे खड़ा है, ये उन शेयरों में से है जहां पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, इसलिए कोई भी तेजी आती है तो कोल इंडिया से एग्जिट कर लीजिए। कुछ और दर्शक हैं, सवाल पूछना चाहते हैं हमारे साथ। अब सेवालाल जी हैं मुंबई से। नमस्कार सेवालाल जी, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? हेलो जी नमस्कार सर। हाँ बोलो मैडम। जी बताइए, हाँ मैडम, स्टॉक कौन सा है आपके पास? क्या मैडम? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इनका क्वेश्चन है जीएमआर इंफ्रा को लेके। और लगातार पिछले 2 सेशंस में हमने देखा कि यहाँ पर तेजी बनी है और जीएमआर इंफ्रा ऑलमोस्ट 19 रुपए 30 पैसे तक पहुंचा है। आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 2.5-3% ऊपर रही है। इनकी खरीद है 17 रुपए 40 पैसे की। हालांकि ये वन ऑफ द डेट रिडन कंपनीज है, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से क्या एक अच्छा पिक रह सकता है राजीव? इनफैक्ट पल्लवी पोजिशनल बेसिस पे भी अगर देखें कि यहाँ पे अगर किसी का व्यू 15 दिन से 1 महीने का हो, तो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हुए हैं लोअर लेवल्स पर और करीब 1.5 साल की कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस मेरे हिसाब से बना रहेगा मार्केट में और इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और अपसाइड पे करीब 24-25 तक के लेवल्स के लिए डेफिनेटली वो पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं। एट प्रेजेंट जो उनका बाइंग प्राइस है मेरे हिसाब से 17.50 के अराउंड पे उनको एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना चाहिए। तो यानी अभी जो मोमेंटम बना है जीएमआर इंफ्रा में आगे भी जारी रह सकता है। 25 रुपए तक का स्तर भी इसमें आ सकता है, अभी आपको होल्ड ऑन करना है। फोन लाइन पर हमारे साथ योगेश है औरंगाबाद से। नमस्कार योगेश, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? हाँ मैम, मैंने टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर लिए थे 80। किस भाव पे? 216 के पास। 216 पे आपने टीवीएस खरीदा था, काफी ऊपर जाके खरीद लिया। कितना पहले आपने खरीदा था ये स्टॉक? 2 महीने पहले खरीद। ओके, 2 महीने के हिसाब से देखा जाए तो काफी नुकसान हो गया है। आज हालांकि 5% तक की बढ़त के साथ क्लोजिंग रही है। चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं जीत इसके? टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट 182 के लेवल्स पर आज क्लोजिंग रही है, क्या करना चाहिए अभी? देखिए पहले भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्च के बाद एक कंसोलिडेशन फेज देख रहा है ये काउंटर। इनकी बाइंग थोड़ी सी हायर लेवल की है, जो 2 महीने पहले एक स्टॉक ने हाई बनाया है करीब वहीं पे इन्होंने बाइंग की है। एक चीज़ पॉजिटिव है इनके फेवर में है कि जो सपोर्ट है वो 170-165 जोन के अराउंड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसको देखते हुए मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। बट नियर टर्म में मुझे नहीं लगता कुछ खास रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं ये। तो अगर शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है तो बाइंग प्राइस के अराउंड पे आए तो उसको एग्जिट कर ले। ऑलराइट, तो यहाँ पर कोई भी तेजी आती है, निकल जाए आपके भाव के आसपास पहुँचता है तो एग्जिट कर सकते हैं। फोन लाइन पर ऋतिका है जोधपुर से। गुड इवनिंग ऋतिका, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्ते मैडम जी नमस्कार। हिमाद्री केमिकल के शेयर है। किस भाव पे लिया आपने? मैंने 62 पर लिया है और 26,000 है। 26,000? जी हाँ ठीक है ठीक है। तो अब मैं आप स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए। चलिए, फायदा हो रहा है और इसलिए ये जानना भी चाह रहे हैं कि क्या कोई स्टॉप लॉस लगा लें ताकि इनका नुकसान ना हो और जो प्रॉफिट है वो घर लेके जा सकें। 62 के लेवल्स पे खरीदा था, 4 रुपए का फायदा हो रहा है। क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उस लिहाज से थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा इनको। अजीत क्या सजेस्ट करेंगे, कहाँ तक जा सकता है शेयर और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? देखिए पल्लवी, जैसे कि इन्होंने कहा कि क्वांटिटी ज़्यादा है, इसके लिए शायद कन्फ्यूजन रहेगा और कॉशियसनेस ज़्यादा रहेगा इनको। तो और स्टॉप लॉस जो है टेक्निकली वो करीब 60 लेवल के अराउंड पे है, जो कि इनके अराउंड बाइंग प्राइस से भी कुछ 2 रुपये नीचे है। तो इसको देखते हुए देखिए एक माइनर रेजिस्टेंस है करंट लेवल्स के अराउंड पे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट उतना क्वांटिटी आप ऑफलोड कर दें जितना कि आप एक बार बुक करके कंफर्टेबली बैठ सकें इस पोजीशन में। कॉज कि नियर टर्म मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा स्टॉक में, तो आपको दोबारा से री एंट्री की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो एटलीस्ट पार्शली आप ऑफलोड करके 67 के अराउंड पे, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को आप 60 के स्टॉप के साथ यू शुड होल्ड। इनफैक्ट अजीत, आपने कहा कि पार्शली मुनाफा ये बुक कर लें, तो क्या उस मुनाफे को ये कहीं और इस्तेमाल कर सकती हैं? फिलहाल जैसे जिस तरह की तेजी है स्मॉल कैप शेयरों में, क्या आप सजेस्ट करेंगे हिमाद्री केमिकल से जो इनको रकम मिलेगी वो कहीं और लगाएं? कोई शेयर या सेक्टर आपकी नजर में?
देखिए पहले भी मैं यहाँ पे जैसे कि हमने बात भी की इंडेक्स में जो अभी मूवमेंट हो रही है उसके हिसाब से इंडेक्स मेजर जैसा कि मैंने कहा कि अच्छे एक लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से ट्रेडिशनल बाइंग हो रही है। तो वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला, वॉल्यूम के साथ सर्ज हुआ, तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की। तो जो भी इन्वेस्टमेंट का जो इनको कैपिटल फ्री होगा वो रिलायंस कैपिटल में यहाँ पे वो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और करीब 14-20-14-30 तक के नियर टर्म के टारगेट्स के लिए। यानी आप सजेस्ट करेंगे कि फिलहाल मिड कैप से थोड़ा दूरी बना के रखें और जो दिग्गज प्लेयर्स है, इनफैक्ट आज रिलायंस की वजह से जो रिकवरी थी काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था और आज भी कह सकते हैं 8.35 की बढ़त के साथ रिलायंस का शेयर आज क्लोज हुआ। तो आपका सजेशन ये है कि 1420 तक के स्तर यहाँ पर दिख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RL में आप निवेश करने की सोच सकती हैं। कुछ और दर्शक हैं, उनके सवाल भी आप शामिल करते हैं। एक सवाल में मैसेज के जरिए आया है अनिल कुमार का और आरबीएल बैंक को लेकर ये जानना चाहते हैं। आरबीएल बैंक, इनके पास 1600 शेयर्स हैं जो कि 560 के लेवल्स पे खरीदे हुए हैं। फिलहाल बैंकिंग स्पेस में जिस तरह का कंसोलिडेशन हो रहा है, लगातार हम सुन रहे हैं कि आज भी इनफैक्ट 4 बड़े बैंकों का चयन किया है सरकार ने और 6 कमजोर बैंकों का, और विलय को लेकर काफी सरगर्मी है। ऐसे में जो और एग्जिस्टिंग प्राइवेट स्पेस में प्लेयर्स है वहां पर किस तरह का कंसोलिडेशन आप देखते हैं आने वाले समय में, और आरबीएल बैंक कहां स्टैंड करता है आपकी लिस्ट में? अजीत पहले भी देखिए, अगर बैंक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं मेरी प्रेफरेंस प्राइवेट बैंक्स पे हमेशा ज़्यादा रहती है, बिकॉज कि जिस तरीके की मूवमेंट रहती है तो कंपैरेटिवली इजी होता है ट्रेडर को ट्रेड करना, और इन्वेस्टर के लिए भी कि एक कंसिस्टेंट रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। आरबीएल बैंक में काफ़ी लंबे एक रैली के बाद एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। नो डाउट इनके बाइंग प्राइस से भी नीचे है शेयर, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। एक कंसोलिडेशन फेज का मेरे हिसाब से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर एज ए इन्वेस्टर वो यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 500 के नीचे कोई एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिलेगा, तो लोअर बैंड भी इनके नज़दीक है, तो हर तरीके से कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट में है ये कि ये पोजीशन को होल्ड करें। और मेरे हिसाब से ये थोड़ा टाइम होराइजन अगर रखेंगे करीब 3 से 6 महीने का, तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है, 3 से 6 महीने और दे सकते हैं आरबीएल बैंक को। इनफैक्ट कई जब ये इसकी लिस्टिंग हुई थी काफी सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि अंडरडॉग हो सकता है और आने वाले समय में लंबी रेस का घोड़ा ये बन सकता है, यानी कि आपको स्ट्रांग मुनाफा यहाँ से मिल सकता है। फेसबुक के जरिए भी कई क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं। हिमांशु का क्वेश्चन है एसबीआई को लेकर, 100 शेयर है 290 के लेवल्स पे, और साथ ही पार्थ है हटको पर जाना चाहते हैं, 180 शेयर है 73 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। जैसे बैंक्स के बारे में हम बात भी कर रहे हैं, जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है, एसबीआई कहां पर स्टैंड करता है, क्या करना चाहिए उसके अंदर? हटको 73 की खरीद है, आज लाल निशान में क्लोज हुआ 68 के आसपास, क्या करें दोनों में? देखिए पहले भी एसबीआई की अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो जैसे पीएसयू बैंक में मैंने कहा कि एक मिक्स मूवमेंट है, और कहीं ना कहीं जैसे कि अभी बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आया था कुछ एक पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स में, उसके बाद से थोड़ा स्टेबलाइज है। कंपैरेटिवली एसबीआई ट्रेड बेटर कर रहा है, तो एक 280 का जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ये मैं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज कि बायस तो नेगेटिव साइड पर है बट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो उसको देखते हुए और अपसाइड पे जितना जल्दी हो उतना बेटर है कि निकलने। और यहाँ से स्विच करने के लिए मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक एक बेटर कैंडिडेट हो सकता है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। हटको देखिए काफ़ी हद तक मोमेंटम देख चुके हैं इस काउंटर में पोस्ट लिस्टिंग, और यहाँ पे अब मुझे लगता है थोड़ा सा कि कंसोलिडेशन का बायस ज़्यादा रहेगा, तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कुछ खास तेज़ी की उम्मीद रखनी चाहिए इस काउंटर से, बट येस एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वन कैन होल्ड। तो लॉन्ग टर्म के लिए हटको आप होल्ड कर सकते हैं, बने रह सकते हैं इसके अंदर। और कुछ और दर्शक भी हैं, उनके सवाल भी अब शामिल कर लेते हैं। हमें एक सवाल पूछा है फेसबुक पर हितेश ने यूफ्लेक्स को लेकर, इनके पास शायद 300 क्वांटिटी है, एक बार इसका भाव देख ले। आज क्लोजिंग लाल निशान में ये 377 के स्तर पर, तो हो सकता है शायद 300 रुपए में इन्होंने खरीदा है। भाव क्लियर नहीं है कि कहां पर इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन फिलहाल जिस तरह का मोमेंटम है, क्या करना चाहिए यूफ्लेक्स के अंदर? पहले भी देखिए रिकॉर्ड हाई से मार्जिनल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है, तो नो डाउट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, और एक मार्जिनल प्रॉफिट टेकिंग को हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, फ्रेश ट्रेडिंग के लिए। और उनके पास ऑलरेडी अगर बाय है लोअर लेवल्स पे, तो मैं कहूँगा कि एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें कंसिडरिंग हाई बीटा काउंटर। तो यहाँ पे करीब 365 के अराउंड पे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके, क्योंकि ये रिकॉर्ड हाई पर है तो अपसाइड ओपन है, तो करीब 380-390 तक के लेवल्स के डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। फोन लाइन पर एक दर्शक है, अपने सवाल पूछना चाहते हैं और उनसे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ और सवाल हैं जो कि व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं। और एक राज कपूर का सवाल लेते हैं क्विकली। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर इनका क्वेश्चन, 500 शेयर्स 243 के लेवल्स पे, क्या सजेस्ट करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में? इनकी खरीद के हिसाब से क्या करना चाहिए अभी?
फ्रेंकली पल्लवी इस काउंटर को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ तो उसमें कुछ खास कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट ओवरऑल जैसे कि हम देख रहे हैं इस तरीके के काउंटर्स में बहुत सारे स्मॉल कैप काउंटर्स है जहाँ पे मोमेंटम हो रहा है, तो मैं ये चीज़ ज़रूर दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इंडेक्स में जो इस तरीके से अभी करेक्शन नहीं आया है, और लास्ट टाइम भी जैसे हमने नोटिस किया था कि 50 पॉइंट्स के करेक्शन पे इंडेक्स पे मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन और स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला था, जो कि इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए बहुत मुश्किल होता है संभालना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के शेयर्स आप अगर फंडामेंटली उनके बारे में नहीं जानते हो तो उनको अवॉइड करें ट्रेडिंग के लिए। और राइट, और काफ़ी एक बड़ी कहावत भी है कि जिस बिजनेस को आप नहीं समझते वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, यानी कि आप अगर नहीं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी है आपने और कंपनी के बिजनेस के बारे में, आप बिजनेस मॉडल को आप नहीं समझते, तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करने की सलाह होगी। फोन लाइन पर अब हमारे साथ कपिल है अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। गुड इवनिंग कपिल, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है या लेना चाहते हैं? एक्चुअली मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, टाटा मोटर्स बेटर होगा या फिर फोर्स मोटर ऑप्शन? आपको ऑटो स्पेस में से ही कंपनी चूज करनी है, जो सिलेक्शन है उसके पीछे कोई कारण आपका? आपके चैनल में काफी ज्यादा रिकमेंडेशन मिली फोर्स मोटर को लेकर, मैं कंफ्यूज हूं टाटा मोटर्स क्या फोर्स मोटर। तो कितनी रकम लगाएंगे आप? अराउंड 3 लाख। ओके, बड़ी रकम लगाने वाले हैं। टाटा मोटर्स या फिर फोर्स मोटर्स, कौन सा स्टॉक अभी वैल्यूएशन जिनकी अच्छी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है जी, क्या करना चाहिए दोनों में से? देखिए पल्लवी, अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनका प्रेफरेंस यही है कि केवल एक काउंटर में करें, पहला तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर उनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो है जहां पे कि केवल एक स्टॉक को रिप्लेस करना चाहते हैं तब ये ठीक रहेगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे है जहाँ पे कि इन केस ऑटो काउंटर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। बोथ फोर्स मोटर तो एक्सेप्शनली हमने परफॉर्मेंस देखी है, टाटा मोटर्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट ओवरऑल अगर देखें तो एज अ ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बेट ना करें इवन इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। और यहाँ पे अगर देखिए चॉइस की बात आएगी तो मैं ये प्रेफरेंस दूंगा, जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिला है तो टाटा मोटर्स एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, डाउन साइड कैप्ड है शॉर्ट टर्म में, और मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे प्राइस हैं। ऑलराइट, तो टाटा मोटर्स को आप चूज कर सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है। 452 के लेवल्स पर आज इसने क्लोजिंग दी है। और इंट्राडे में आप कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं हम आपको बताते हैं टॉप 10 स्टॉक्स में। आज सबसे पहला स्टॉक लिस्ट में है इलाहाबाद बैंक का। बैंक का पीएनबी के साथ विलय हो सकता है, इस तरह की खबरें आई, और मर्जर जो रेशियो होगा उससे फायदा कंपनी को, बैंक को हो सकता है। यहाँ पर बाय करके चले 74.50 के लक्ष्य के लिए 71 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इंट्राडे के लिए। साथ ही इंजीनियर्स इंडिया EIL पर आप बेट करें। 7 दिन की गिरावट के बाद शेयर फाइनली आज संभला है और सबसे लगभग 1.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला। EIL में बाय करने के लिए लक्ष्य का 160 का 155 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही मोतीलाल ओसवाल, पिछले कई दिनों से हमने देखा कि ब्रोकरेज हाउसेस के शेयर्स में अच्छी तेजी बनी हुई है और अब अगला ट्रिगर हो सकता है कि कमोडिटीज में ऑप्शंस को मंजूरी मिल गई है, इसलिए ऐसे स्टॉक्स में आप बेट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल में 1260 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 1225 का स्टॉप लॉस लगाएं। माइंडट्री एक सेल कॉल होगी। इनफैक्ट ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से लक्ष्य भी घटा दिया गया है, 550 से इसे घटाकर 532 किया गया है, और साथ ही जो रेटिंग है उसे 22 से घटाकर होल्ड किया गया है। तो इस डिग्रेड के बाद आप इसमें सेल करके चले। 510 के लक्ष्य के लिए 527 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा। साथ ही IFCI ये एक बाय कॉल हो सकती है। 2 सरकारी NBFCs के मर्जर पर कैबिनेट फैसला जल्द ले सकती है और IIFCL के साथ मर्जर हो सकता है। इस खबर के चलते 3% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली और यहाँ पर लक्ष्य 26.30 का 25.20 के स्टॉप लॉस के साथ आप इंट्राडे में बेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अजीत, ये जो 5 स्टॉक्स हैं काफी हद तक इसमें न्यूज फ्लो का जो ट्रिगर है वो अहम है। ऐसे में आप इनमें से कोई स्टॉक पर रेकमेंडेशन देंगे? देखिए पल्लवी, यहाँ पे प्रिज्म सीमेंट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में हमने मूवमेंट आते हुए देखी है, तो प्रिज्म सीमेंट यहाँ पे आप क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं। बट कंसिडरिंग कॉज मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है तो एक स्टॉप लॉस 113 के अराउंड पे जरूर मेंटेन करें और 135 तक के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पर प्रिज्म सीमेंट 135 रुपए तक की चाल दिखा सकता है। आज 121 के स्तरों पर ये क्लोज हुआ है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आप नजर बना के चल सकते हैं इंट्राडे के लिहाज से, प्रिज्म सीमेंट होगा हमारी लिस्ट में भी। अंतिम चरण में अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़त देखने को मिली है। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से 126 के लक्ष्य होंगे, 119 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा। गोवा कार्बन एक और स्टॉक है जहां पर आप नजर बनाएं। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और FY17 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है फंडामेंटली भी, तो टेक्निकल
टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 174 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 7% के गेंस के साथ 168 पे हुई है, 166 पर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही अदानी पोर्ट, S&P ने रेटिंग BB से बढ़ाकर BBB- कर दी है, आउटलुक को नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल कर दिया है। तो ये कुछ खबरें जिसका पॉजिटिव असर रह सकता है। इंट्राडे के लिहाज से 369 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 356 का स्टॉप लॉस लगाएं। नवभारत वेंचर्स होगा अगला काउंटर जहां पर नजर रखें। 5 सेशंस के औसत डिलीवरी वॉल्यूम 51% रहे हैं। अंतिम चरण में शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। 148 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 141 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयर टॉप 10 की लिस्ट में होगा तालब्रोस ऑटो का। ऑटो एंसिलरी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और सेक्टर में कंपनी के वैल्यूएशंस भी बेहतर हैं। यहाँ पर लक्ष्य होगा 217 का, 210 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। ऑटो स्पेस को लेकर अभी एक दर्शक जानना भी चाह रहे थे और आपने टाटा मोटर्स रेकमेंड किया था। इन शेयरों में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा और तालब्रोस ऑटो कैसा लग रहा है आपको? पल्लवी देखिए, इन शेयरों में 3 स्टॉक मुझे लगता है कि जहाँ पे पोटेंशियल है, गोवा कार्बन, NB वेंचर्स और अदानी पोर्ट। गोवा कार्बन अपने रिकॉर्ड हाईज पर ट्रेड कर रहा है और अभी भी जिस तरीके से टेक्निकली वॉल्यूम्स कुछ आए हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि पॉजिटिव बायस बनाएगा, तो गोवा कार्बन देख सकते हैं। NB वेंचर्स भी टेक्निकली काफ़ी साउंड लग रहा है चार्ट्स पे, तो वहाँ पे भी आप बेट कर सकते हैं। और इनफैक्ट एक डिस्क्लोजर होगा कि अदानी पोर्ट्स वी हैव रिकमेंडेड टू आवर क्लाइंट्स टुडे, तो वहाँ पे भी एक काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। बट जैसा कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर को हमने कहा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हीरो मोटोको में एक दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग फोकस वही कर रहे हैं कि लार्ज कैप किसी भी सेक्टर में हो, उन पे अभी फोकस रखें जब तक कि मार्केट में कुछ क्लैरिटी नहीं आती है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। ऑलराइट, इनफैक्ट एक बार मैं आपकी राय छोटे जो मिड कैप यानी कि बैंकिंग काउंटर्स है सरकारी, उन पर भी राय चाहूंगी, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद सेंट्रल बैंक को लेकर कुछ खबर आई कि RBI की वॉच लिस्ट में चला गया और करेक्टिव मेजर्स की शुरुआत कर देगा RBI सेंट्रल बैंक को लेकर। आज क्योंकि ओवरऑल जो PSU बैंक्स थे उनमें वहां पर मोमेंटम दिखा था, खासतौर पर मिड कैप बैंक्स पे, और 2.5% की तेजी के साथ सेंट्रल बैंक क्लोज हुआ 102 रुपए पे। जिनके पास ऑलरेडी है उनको क्या करना चाहिए? अभी इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, छोटे बैंक्स का मर्जर हो जाएगा, हालांकि इसमें समय लग सकता है और कई सारी मंजूरियां भी इसमें होंगी, लेकिन फिर भी अभी इस स्पेस में जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? देखिए पहले भी 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, या तो आप ट्रेडर हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप F&O स्पेस में अवॉइड करें, डेरिवेटिव स्पेस में अवॉइड करें, खासतौर से नेकेड पोजीशन। आप जब भी इसको ट्रेड करें तो किसी न तरीके से हेज करके रखें पोजीशन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमने जब भी देखा है कि मार्केट में करेक्शन आता है तो PSU बैंक में सबसे पहले गिरावट देखने को मिलती है। तो और वहीं पे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो जैसे कि लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लंबे समय बाद एक रीबाउंड देखने को मिला था। नो डाउट वो सस्टेनेबिलिटी नहीं आई हायर लेवल्स पर, बट अगेन जो करेक्शन के बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहीं रेंज बाउंड रहेंगे। तो इसके लिए एज अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव डेफिनेटली इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली वन कैन बी सेलेक्टिव व्हाइल चूजिंग द PSU बैंक्स। तो इंट्राडे के लिहाज से अभी आप दूर रहें, वही बेहतर होगा, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी यहाँ पर दिख सकती है और जिस तरह से लगातार खबरें आ रही है बैंक्स के संदर्भ में, कुछ और नाम सामने आ सकते हैं जो रडार पे या फिर वॉच लिस्ट में RBI के हो सकते हैं। फिलहाल इतने शेयर्स पे और सेक्टर पे बात हो पाएगी। जी शुक्रिया आपका। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे जाते जाते? शुक्रिया पल्लवी। देखिए जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली मैं कोई भी स्टॉक होल्ड नहीं करता हूँ, बट डेफिनेटली वी हैव रिकमेंडेड फ्यू द स्टॉक्स टू आवर क्लाइंट, एंड उसके अलावा भी उनके पास स्टॉक्स हो सकते हैं।